चुनौतियों में पैदा हुआ व्यक्ति और एक बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य में पहुंच करके लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है। इलाहाबाद में मेरा पहला सामना अतीक अहमद से हुआ था। उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर को गाली दे दिया और वो सब इंस्पेक्टर इतना दुखी हुआ और उसने मुझको टेलीफोन से बताया कि सर ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और उसको हम अरेस्ट करें। गेस्ट हाउस कांड में एग्जैक्टली क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलतियां की, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई। आपने ये बोला कि बड़ी मेमोरी शार्प है योगी आदित्यनाथ की। चूंकि वो योगी हैं इसलिए हो सकता है उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी। उनमें प्रशासनिक क्षमता भी है, याददाश्त भी काफ़ी है और एक एक चीज़ों को वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प हुई वो 2018, 17-18 से शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले यही कहा कि किस प्रकार हम कानून को सुदृढ़ बनाएं। डिनर के बाद भी रेडी रहना चाहिए डीजीपी को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मैंने उनके ओएसडी को कहा कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो जैसे ही ये डिनर खत्म होता है तो मैं आता हूँ। उनका 3 बार फोन आया कि डिनर अभी तक खत्म हुआ कि नहीं हुआ। संकल्प, संघर्ष और सफलता का सफर। जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? धैर्य होता है, समर्पण होता है और कुछ करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान होता है। मैं ये सारी बातें आज इसलिए कर रही हूँ कि मेरे आगे जो व्यक्तित्व हैं, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने सफलता के मुकाम भी हासिल किए। और सफलता इसलिए नहीं कि उन्होंने वर्दी पहनी, सफलता इसलिए कि जो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ज़मीन पे उतरकर पुलिसिंग की, उसको लिखा भी। और जानते हैं, पुलिस की वर्दी पहनने से पहले वो एक शिक्षक थे और शिक्षक होता ही वो है जो खुद पढ़ता है, पढ़ाता है और समझता है और समझाता है। लेकिन कहते हैं ना, नियति को ये मंजूर था कि वो उस यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकले और राष्ट्र की सेवा करें। मेरे साथ आज जो व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो डीजीपी बने, उन्होंने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। यानी जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है ना पुलिस में, वो स्ट्रेस लेता है, वो काम करने में उसको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, उसको भी हमारे आप की तरह कोई समझाने वाला चाहिए, उसको भी ज़रूरी है उस स्ट्रेस से फ्री करना। इन सब के ऊपर उन्होंने निजी तौर पर भी काम किया। मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। और पावर कॉरिडोर में मेहमान मेरे लिए खास इसलिए भी हैं क्योंकि वो जितना रिसर्च के पक्के हैं, आज भी उनका टीचर उतना पक्का है। वो सवाल कैमरे के पहले भी कर रहे थे और ये एहसास भी दिला रहे थे कि जब भी हम कुछ करने के लिए बैठते हैं तो हमारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। पुलिस में यही तैयारियां उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में देखी गई। मेरे साथ हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह जी। सर थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल इसी से है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे, उनका जन्म नहीं हुआ होगा जिस समय आपने यूपी कैडर को ज्वाइन किया। मैं 1983 की बात कर रही हूँ। सर, इस सर्विस में आने के पीछे आपका सबसे बड़ा ध्येय क्या था? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। अब मैं रिटायरमेंट के बाद इसको रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। हाँ जी। तो हर एक के मन में एक रहती है कि समाज की किस प्रकार सेवा की जाए। पब्लिक सर्विस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जब वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट बैठता है तो उसके ऊपर ये बड़ा दबाव रहता है कि वो समाज की सेवा के साथ साथ किस प्रकार अपने व्यक्तित्व का भी विकास करे। तो मेरे समय में भी और मेरे साथ भी यही बात हुई कि जब मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ाई की संजीवियस रांची से, पढ़ाई की मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं फिर अंततोगत्वा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस समय माहौल था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह की एक होड़ सी लगी रहती थी। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि अगर आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया और बहुत मेधावी रूप से अपना अचीवमेंट रखा तो शायद आपको लेक्चरशिप भी मिल जाती थी। तो उस समय पीएचडी की उतनी ज़रूरत नहीं थी और मैं यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया, टॉप किया। और उसके बाद मुझे लेक्चरशिप मिल गई। मैं देशबंधु कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ 1.5 साल मैंने एज लेक्चरर मैंने पढ़ाया और इसी बीच मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया और उस वरीयता के आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिली। और मुझे पुलिस प्रोफेशन जो है वो एक
बहुत ही मोटिवेटेड सर्विस लगा। इसलिए लगा कि शायद उस समय ये उम्मीद थी और हुआ भी ये कि जो समाज के सबसे करीब होता है वो शायद एक पुलिस अधिकारी होता है। और पुलिस प्रशिक्षण के दौरान मैंने ये भी सीखा कि यदि कोई किसी व्यक्ति को उसकी जान की, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है तो वो सबसे बड़ा अभयदान है। तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, मैं इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर्स भी उतने ही हैं, उन्होंने भी, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भूमिका होती है, लेकिन पुलिस अधिकारी की भूमिका इसलिए भी अच्छी है कि वो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वो उसको अभयदान देता है। और वो आदमी जो कंप्लेनेंट जो मिलने आता है एक पुलिस अधिकारी से, चाहे वो थाने का हो या सब डिवीज़न का हो या टॉप लेवल पे डीजीपी के पास हो, उसे जिस प्रकार का अश्योरेंस दिया जाता है वो परहैप्स उसके लिए एक टॉनिक के रूप में होता है, और वो समझता है कि नहीं, मुझे ज़िंदगी मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारी समाज के उस अंग में सबसे करीब है। वो दुखों के साथ, खुशियों के साथ, मुसीबतों के साथ, चैलेंजेस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो मैंने यही सोचकर मुझे लगा कि इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी बहुत अच्छी है। सर, मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रही थी कि मेरा मेन मकसद ये है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ कि आजकल आप देखते होंगे कि थोड़ा सा असफल होते हैं तो बच्चों का आत्मबल गिर जाता है। अभी नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो बहुत लोगों ने आत्महत्या की, ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आप एक अच्छी जगह पे कर रहे थे लेकिन आप दूसरे प्रयास में इस जगह पर पहुंचे, तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं और पीछे इतनी सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं? मैं तो उनको यही कहूँगा कि ज़िंदगी जो है एक एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से मेज़र नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक परीक्षा का ये वो नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी सफलताएं, असफलताएं आती हैं। जैसे मोटिवेशन की भी बात करें तो मोटिवेशन कैन स्पार्क यू, लेकिन मोटिवेशन जो है वो इतना फ्रेजाइल होता है कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। जिस प्रकार सफलता मोटिवेट करती है आपको, उसी प्रकार विफलता आपको डीमोटिवेट भी करती है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत से चरणों को एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आपके पास मोटिवेशन भी होना चाहिए, आपके पास लाइफ का पर्पस भी होना चाहिए, आपके पास लाइफ का इंटेंट भी होना चाहिए, और उस लाइफ को किस प्रकार हम सफलता की ओर इम्पैक्ट देते हैं। आपका क्या इम्पैक्ट है? यू मे बी मोटिवेटेड, यू मे हैव अ वेरी गुड पर्पस, यू मे हैव बेस्ट इंटेंट, बट स्टिल योर इम्पैक्ट इज नॉट फेल्ड। तो ये सारी चीज़ें जब एक आदमी ज़िंदगी के राह पे चलता है, तो मैं स्टूडेंट्स को, आज के नवयुवकों को यही कहूँगा कि इससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि माइनर शॉक्स लगते हैं, एक उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन वही जीवन का अंत नहीं है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, फोकस्ड होके, और जब तक आप सफलता की ओर उस दृष्टि से नहीं देखेंगे कि आपको क्या चिंता है, रिजल्ट्स कुछ भी हो, हमें मेहनत करनी है, हमें एक फोकस्ड वे में आगे बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि सफलता अंततोगत्वा आएगी ही आपके पास। एक इतनी लंबी सर्विस आपने देखी सर, और वो भी ऐसी सर्विस जो एक्टिव मोड पर ही होती है। आप जिस समय डीजीपी बन रहे थे उस समय बहुत सारी बातें सामने भी आई। आपने इतने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया जो आप बार बार चर्चा भी करते हैं। आपने मुलायम सिंह जी के साथ भी, नेताजी के साथ भी करीबी से काम किया। आपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी काम किया, और आप उस समय डीजीपी बने जब आप दो बिल्कुल तस्वीरों के बीच में खड़े हुए थे। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी, बात सपाट तरीके से, कि क्या अंतर रहा कि क्राइम तो पहले भी था और अभी भी था, अब कंट्रोल हो रहा है, या पहले क्या चीजें ऐसी कमी रही कि जो वो चीजें एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाई? नहीं, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है, और जो मुझसे कई लोग पूछते हैं। यदि आप पूरे सिनेरियो को देखें 2017 के पहले, तो 2017 के पहले कुछ हद तक एलिमेंट्स ऑफ लॉलेसनेस था। क्राइम राइज पे था, किडनैपिंग्स होते थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम्स होते थे, माफियाओं का राज था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ रहा था, कॉम्युनल राइट्स होते रहते थे। 2012 में मैं एडीजी इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस चीफ था उत्तर प्रदेश का, तो मैंने स्वयं देखा कि कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम के कॉम्युनल एलिमेंट्स पड़े रहते थे, जिससे कॉम्युनल राइट्स भी हुए। मुजफ्फरनगर का राइट आपको 2013 का मालूम होगा, जिसमें 60 से अधिक व्यक्ति मारे गए, बहुत से लोगों ने पलायन भी किया। तो एक माहौल जो 2017 के पहले का था, वो माहौल पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका जो भी कारण हो, चाहे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो या कुछ भी हो,
तो पुलिस हमेशा बैकफुट पे रही और हमेशा रिसीविंग एंड पर रही। 2017 के बाद जो सरकार आई उसने देखा कि नहीं, हमें लोगों का विश्वास पाना है और विश्वास पाने का एकमात्र ज़रिया है कि हम किस प्रकार शांति और व्यवस्था को प्रतिस्थापित करें, लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार हम मेंटेन रखें और रूल ऑफ लॉ को हम स्टैब्लिश करें। और उसके लिए ज़रूरी था कि कानून व्यवस्था को हम इस प्रकार करें कि लोगों में सुरक्षा की भावना हो और सुरक्षा की भावना इस प्रकार हो कि माफियाओं का सफाया हो। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्राइम के ऊपर ध्यान दिया गया, कॉमनल एलिमेंट्स के ऊपर चेक किया गया, बहुत सारी चीज़ों को किया गया, उस स्ट्रैटेजी बनाई गई। और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा कारण था कि हम किस प्रकार लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें। और जो आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प हुई वो 2018 17-18 से शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले यही कहा कि किस प्रकार हम कानून को सुदृढ़ बनाएं। और यही कारण है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे चाहे वो कोई भी हो, कई सारे पुलिस मुठभेड़ों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग मारे गए, उसके बाद उनको जेल भेजा गया, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया। तो बुलडोजर तो उसका अब आने डर लगा है। लोगों का। बुलडोजर तो बाद में आया, पहले तो इन सब चीज़ों को हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको बंद किया, गैंगस्टर्स एक्ट लगाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया। तो ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं 2017, 18, 19, 20 में चलती रहीं। बुलडोजर तो विकास दुबे की घटना के बाद ज़्यादा हाईलाइट हुआ। उसके पहले बुलडोजर हम लोगों ने कभी वांटेड क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं किया। इलीगल अर्जित भूमि पर हमने बुलडोजर चलाया, वो पुलिस ने नहीं, वो नगर पालिका या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया। लेकिन वांटेड क्रिमिनल्स पे जो है वो बाद में होने लगा। और यही कारण है कि जो फाउंडेशनल जो एडिफिस किया गया वो 2017-18 के बाद जो हुआ उसी का आज प्रतिफल है कि हम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही रोबस्ट तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हैं। इसका दूसरा कारण ये भी था कि सरकार ने ये भी चाहा कि लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके संसाधन को बढ़ाएं। यही कारण है कि मैन पावर का जो शॉर्टेज था उसको हम लोगों ने फिलअप किया। हमारे समय में भी करीब 1.5 लाख लोग रिक्रूट हुए। टेक्नोलॉजी को हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हमने बहुत अच्छा किया। पहले रिस्पांस टाइम जो था वो 23 मिनट हुआ करता था, उसको घटाकर हमने 10 मिनट किया, अब और भी ज़्यादा कम हो गया है। उसके अलावा PRVs जो हैं उसमें विमेन फोर्स को रखा गया ताकि लोगों में और सुरक्षा की भावना बढ़े, उसको इंटीग्रेट किया गया। अब आप कहीं पे भी कॉल करें 112 पे तो आपको सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया। और हमने मोटिवेशनल लेवल पे पुलिस कर्मचारियों के लाइफ में भी परिवर्तन लाया। मैं कॉप ऑफ द मंथ शुरू किया कि किस प्रकार हम एक एक आदमी को महीने में कौन सबसे अच्छा काम किया है उसको हम डिस्प्ले करते थे। हमने उनके साथ खाना खाना शुरू किया। मुझे याद है कि हम सिपाहियों को और दरोगाओं को ले जाते थे ढाबे में, उनके साथ खाना खाते थे हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मोटिवेशंस के लिए कि वो उनका सबसे बड़ी चीज़ है संवाद। डायलॉग जो है वो मैंने हमेशा कहा कि लीडरशिप जो होता है वो टाइटल नहीं है, वो एक पोजीशन है, एक प्रेजेंस है, एनर्जी है। अगर हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ये लगे कि हमारा लीडर जो है वो हमारे साथ है, हमारे साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद है जब राम जन्मभूमि का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट हो रहा था तो उस समय लोगों में बहुत हलचल थी कि कहीं कॉम्युनल राइट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा था। 2019 की बात कह रहे हैं। सोचिए अभी भी लोगों के मन में थोड़ा डर हो जाता है। आपके उस समय कितना बड़ा होगा? हाइटेंड टेंशन था। कई ऐसे जगह थे, संवेदनशील स्थान थे, चाहे वो अलीगढ़ हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो। इन सब जगहों पे ऐसा लगता था मानो कॉमन हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने न केवल फुट पेट्रोलिंग किया, न केवल हमने रोबस्ट सिस्टम किया, बल्कि हमने धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया, सोशल मीडिया पे कंट्रोल किया। सोशल मीडिया पे हम चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहे, उनको ऑब्जर्व करते रहे। और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट्स को हटाया गया। तो एक 360 डिग्री का जो पुलिसिंग होता है वो संभवतः 2018 के बाद शुरू हुआ। और वो उसके कारण जो है सभी फ्रंट्स पे अटैक किया गया, न केवल लॉ एंड ऑर्डर पे, कॉम्युनल एलिमेंट्स पे, स्ट्रैटेजिक वो पे, बल्कि टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ाया गया। ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट था। ट्रेनिंग हमने देखा कि पुलिस कर्मियों में ट्रेनिंग के कारण बहुत सारी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड्स उनके बन गए हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ
कि शाहजहांपुर में 2018 में 2-3 पीएसी के पुलिसकर्मी जो हैं वहाँ एक सिगरेट की दुकान पे गए, उन्होंने सिगरेट लिया और पैसे नहीं दिए, और जब पैसे मांगे गए तो उसने शॉपकीपर को 2-4 थप्पड़ मारे। ये अक्सर होता ये है। अक्सर होता है। और मुझे मालूम हुआ, मुझे आए हुए मुश्किल से 3 या 4 महीने एज डीजीपी हुआ था, मैंने 6 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया उसी समय, देन एंड देयर बर्खास्त किया। मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना चाहिए कि पुलिस का व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। बिहेवियरल ट्रेनिंग करवाई लखनऊ में, इलाहाबाद में, ज़रूरी भी है। और हमने किया वहाँ पे ट्रेनिंग। हमने न केवल बिहेवियर की करवाई बल्कि विमेन सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग करवाई स्कूल्स में। हमने प्रोसिक्यूशन के लिए वर्कशॉप्स लगाए। तो आज जो भी हो रहा है उसका फाउंडेशंस, उसकी जो स्थापना हुई थी वो उस समय चौतरफा कई तरीके से उसको वो किया गया। और यही कारण है कि पुलिस जो है एक सिंगल फोकस में नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट इट स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे आप इतनी सारी चीज़ें, आप इतनी चुनौतियां देखते हैं, तो उन चुनौतियों में कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि बड़ा मुश्किल है? मतलब मुझे लगता है ये आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी तो ऐसा फील हुआ होगा कि ये चेंज करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने 37 साल की नौकरी की और ऑल ऑफ ए सडन डीजीपी नहीं बन गया। हम भी कई स्टेजेस से गुजरे। हाँ। हम पहले एएसपी रहे, फिर एसपी रहे, डीआईजी पूरा रहे, process, आईजी रहे। पूरा प्रोसेस होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी मैंने काम किया। मैंने 3 फोर्सेस को लीड किया। मैंने एनडीआरएफ का नेतृत्व दिया, सीआईएसएफ को दिया, फिर बाद में यूपी पुलिस में आया। तो एक्सपीरियंसेस जो है, वो टैलेंट जो है वो एक्सपीरियंसेस से भी आता है, और मोटिवेट होता है आदमी अनुभव के आधार पर, और उन अनुभवों को देखता है कि हमने सीआईएसएफ में क्या किया था, मैंने एनडीआरएफ में क्या किया था, मैंने उस पोस्टिंग में क्या किया था। केस इस स्टडीज प्रकार केस स्टडीज होते हैं। लाइफ एक पूरा एक केस स्टडी है। तो ये ऐसे तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। मैंने हमेशा पुलिस को एक चैलेंजिंग जॉब की तरह देखा है, और होता भी है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस व्यक्ति को 24 घंटे, हमारे थाने के पुलिसकर्मी जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा दिन रात दौड़ते रहते हैं। कोई उनके लिए समझता नहीं है, वो सोचते हैं कोई जब भी समझता जाओ नहीं है। आपसे बहुत अच्छे से उसको व्यवहार करें। वो सैटरडे संडे नहीं देखते हैं, 7 दिन काम पे रहते हैं, 12 महीने काम पर रहते हैं। उनकी मन स्थिति दूसरी होती है। सो हमने अपने समय में ये भी प्रयोग किया कि कानपुर और बाराबंकी में 2 जनपदों को हमने चुना कि किस प्रकार हम पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दे सकते हैं, क्योंकि वो 7 दिन, हालांकि ये चल नहीं पाता है क्योंकि कभी भी घटना तो क्राइम कभी भी हो जाता है, पावर की शॉर्टेज रहती है। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक संवाद नहीं स्थापित करेंगे, जब तक उनके दुख दर्द को नहीं समझेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप अच्छे लीडर नहीं हो सकते। और जैसा मैं कह रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए एक स्टोरी टेलर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ। आजकल कहानियों को बताने का तरीका है। हाँ। तो इस प्रकार जो है एक लीडर के लिए भी ज़रूरी है कि वो किस प्रकार इंगेज करके रखें, इंगेज रखें, क्लैरिटी हो, और हमेशा ये रहे कि जो हम कहना चाहें इंस्पायरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जाता है, एंड यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको हमेशा अपने फ्रंट से आपको लीड करना है। यू डोंट हैव टू लेट द पीपल लीड फ्रॉम यू। मुझे याद है कि 2019 में जब नागरिकता के संबंध में जब कानून पारित हुआ था, और उसमें मैंने लीड किया एज डीजीपी। मैं हजरतगंज के चौराहे पे गया और लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, और लोगों ने उस पर कहा कि जब डीजीपी को उतरना पड़ रहा है, और उसके बाद शांत हुआ। तो लीडर जो है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एसएचओ हो हमारा लीडर, वो भी एक लीडर है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, या तो एसपी हो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डीजीपी हो। इन सबों को अपना नेतृत्व का प्रदर्शन करना होगा, और नेतृत्व जो है वो एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है। और आपको तो ये कहा भी जाता है, जितना मैंने आपके बारे में सुना और जाना, कि आप ग्राउंड पे रहने वाले अधिकारी रहे हैं। मतलब आपसे ग्राउंड का झूठ कोई कैबिन में नहीं बोल पाया। नहीं, मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, और ये पिछले 20-25 सालों से है। मैं जहाँ भी रहा मॉर्निंग वॉक किया, और एज डीजीपी जब मैं हेडक्वार्टर में बाहर रहता था तब मुश्किल था, बट जब भी मैं वहाँ रहा तो मैं हमेशा लोहिया पार्क में जाता था और मॉर्निंग वॉक करता था। और मेरी एक आदत थी कि मॉर्निंग वॉक के दौरान मैं कम से कम 5 या 6 एसपीज से बात करता था फ़ोन पे, मोबाइल पे, और मैं उनसे बस एक हाल चाल लेता था कि ठीक है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है।
इससे सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ होते थे वो अलर्ट रहते थे कि इस समय नहीं किसी भी समय द एसपी कैन द डीजीपी कैन टॉक टू यू। तो और मैंने एक और सिस्टम किया कि ऑफिस शुरू होने के पहले 9:30 बजे मैं जितने भी ब्रांचेस थे डीजीपी हेडक्वार्टर में उन ब्रांच के हेड्स को मैं बुलाता था और उनसे पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, रेलवे पुलिस के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इन सबों के बारे में एक ब्रीफिंग लेता था। और अगर ब्रीफिंग में ऐसा रहता था कि कोई पर्टिकुलर जगह पे जैसे फिरोजाबाद में कोई किसी सिपाही ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इमीडिएटली उसको फ़ोन करके उसको शाबाशी देता था। सो जस्टिस हैज़ टू बी डन एट द डोर स्टेप एंड इट हैज़ टू बी डन वेरी वेरी क्विकली। तो यही कारण है कि मोटिवेशन जो है वो हर एक लेवल पे काम करता है और मोटिवेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यू गेट अ कॉल फ्रॉम डीजीपी। मोटिवेट तो कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी उसका सुपीरियर और जूनियर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप की उपस्थिति जो है वो बहुत ज़रूरी है पुलिस में, जो आपके पूरे मशीन को आगे बढ़ाता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में, 7-8 सालों में बहुत बदलाव आया है। और वो बदलाव जो है यही कारण है कि जब इन्वेस्टर समिट किया गया 2018 में तो लोगों को ये बताया गया आपके कि आते ही बहुत बड़ी चुनौतियां भी आपके आगे खड़ी थी। अब पुलिस कमिश्नरेट का आप ले लीजिए। पुलिस कमिश्नरेट जो है पिछले 50 वर्षों से, उसका नाम आते ही आपका नाम आता है। हाँ, मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा ये प्रयास होगा कि मैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करूं। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने, जब मैं डीजीपी में 2018 में किया, और इस बात के लिए मैं चिंतित रहा और हमेशा पॉलिटिकल मास्टर्स को ये बताने की कोशिश की कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो किस प्रकार ये और आपने पूरा बताया भी, पूरा बताया मैंने कि कहते हैं कि एक होमवर्क दिया जाता है पर आपके साथ समस्या है कि आप होमवर्क करके जाते हैं। करके जाता तो हूं मैं। आपसे उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने इस बारे में सवाल भी किया उस मीटिंग में। जी। उनको डाउट था ये कैसे लागू होगा और इसका क्या फायदा होगा, तो मैंने उनको विस्तृत रूप से बताया। और जब उन्होंने मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव वे में पूछा तो मैंने अपने ड्राफ्ट को तैयार करके रखा। ड्राफ्ट बना कर रखा मैंने उड़ीसा के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, उन सब सारे स्टेट्स जो हैं, राजस्थान के बारे में, दिल्ली और मद्रास और चेन्नई और ये सब तो थे ही थे। तो होमवर्क करके और उनको मोटिवेट करना और उनको प्रोत्साहित करना, अपने आम आदमियों को, अपने ऑफिसर्स को, और खासकर पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनको चाहिए कि किस प्रकार हम उनको कन्विंस कर सकें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही कारण है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो 2020 में लखनऊ और नोएडा में लागू हुआ। और आपको आत्मविश्वास था कि ये यहाँ पर लागू होगा तो सक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आज लोगों को सक्सेस दिख रहा है, लेकिन उस समय जब आप इस पे काम करते बहुत डाउट्स थे। नहीं, डाउट्स थे, लेकिन मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे एक विशाल राज्य के लिए, जहाँ 24 करोड़ की आबादी है, और जहाँ लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इन सबों में इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पुलिस का ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक कमांड एंड कंट्रोल का एक बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज जो 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। आज कुंभ और महाकुंभ में मैं सर एक जनरल आपको पूछ रही हूँ, जाना, ड्यूटी लगना, उसके लिए व्यवस्था करना एक सौभाग्य होता है और आज हाईलाइट भी हो जाता है, लेकिन ये सौभाग्य तो आपको पहले भी बहुत मिला जी। आप उस परिस्थिति से निकले जिस परिस्थिति में एक अधिकारी टूट सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप उस समय बहुत वो उस टॉप पोजीशन पे थे, उस जगह पे थे कि आपको मुलायम सिंह यादव जी ने बोला कि ये है, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप एक अच्छे अधिकारी हैं और एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? और मुझे लगता है कोई होता तो आप ऑलरेडी समय लखनऊ में थे सर? लखनऊ में थे। तो कुछ भी मांगता, पर आपने तो कुंभ मांग लिया। या इसकी भी एक कहानी है, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि कुंभ मेले की नियुक्ति जो है वो भगवान की कृपा है। हाँ, आज भी हाँ, आज भी और पहले भी। आप उतने बड़े मानवता के विशाल समूह को आप अपनी बदौलत नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी पुलिस फोर्स जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि भगवान की कृपा ना हो। इसलिए भगवान ही सबसे बड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, सबसे बड़ा। और इस बात का हमने इसीलिए शपथ दिलाई जाती है वहाँ के पुलिस कर्मियों को कि आप जो हैं बहुत सचरित्र रूप से आप उस पर कार्य करेंगे। आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, उससे पहले शपथ होती है? दिलाती है, शपथ दिलाई जाती है गंगा नदी के किनारे, संगम के पास। तो इसलिए की जाती है कि हम लोगों के मन में इस प्रकार की भावना हो
कि हम जो करने जा रहे हैं वो मानव की सेवा है, ये निस्वार्थ। पुलिसिंग नहीं है, ये सेवा है, सेवा एक तरह है। से ह्यूमैनिटी के प्रति आप अपने आप को समर्पित करना है। एक तो रही ये बात, इसलिए मैं बहुत अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कृपा कि है। मैं कृपा है कि भगवान की कृपा हुई कि मैं कुंभ मेले में 4 बार जुड़ा रहा। 1989 में जब कुंभ मेला हुआ था तो मैं एसपीसीटी था इलाहाबाद का, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। हाँ जी। 1995 में मैं एसएसपी कुंभ मेला था, और उसके बाद 2019 में जो हुआ, और उसके पहले एडीजी इंटेलिजेंस जब था तो उस बार भी मैं जुड़ा रहा 2013 या 12 या 13 के कुंभ में। सो 2019 का जो कुंभ मेला था वो काफ़ी चैलेंजिंग था। वैसे तो हर एक कुंभ मेला बहुत चैलेंजिंग होता है, आपको मालूम होगा 1954 में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कुंभ मेले में, और उस ट्रेजेडी का कारण, सबसे बड़ा कारण था ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट। तो 2019 में हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि हर एक कुंभ मेले में भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, और हमारे समय में भी लगभग 25 करोड़ लोगों ने स्नान किया और वहाँ पे आए वो। तो एक बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक सिलेक्शन ऑफ मैन पावर, चाहे ऑफिसर लेवल पे चाहे नीचे जूनियर लेवल पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यातायात की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ा ये है कि आजकल टेररिज्म का बहुत वो ये है, तो प्रकोप है। तो टेररिस्ट घटनाएं न हो, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या में कोई भी आदमी और वहाँ आसानी से छेड़ नहीं सकते छेड़ सर, नहीं क्योंकि सकते। तीर्थ है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी का हाँ प्रभाव जी, कर हाँ। लीजिए, आप क्राउड मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो कई तरीकों के कई फ्रंट्स पे ये चैलेंजेस, ये चुनौतियाँ थी, क्राउड मैनेजमेंट पे, टेररिज्म पे, इंटेलिजेंस पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर एक व्यक्ति को बहुत ही कम समय में उनको स्नान कराना है, क्योंकि यदि सभी लोग वहाँ स्नान बहुत, करें हाँ। तो स्टैम्पीड हो सकता हाँ। है। और ये बात, इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि 2019 का कुंभ जो है वो बहुत ही सकुशल तरीके से हुआ, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, जिसको कहा जाता है इंसिडेंट फ्री कुंभ मेला। जैसे वो कहते हैं 2019 शून्य घटना। शून्य घटनाएं, हाँ, शून्य घटनाएं हाँ, थी, हाँ। और इसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। बहुत सारे फॉरेन तो डिग्नेटरीज 24 से आए। 25 करोड़ 24-25 करोड़ की जनसंख्या, का और वहाँ आप पर। नहा रही है, हाँ। और उसमें जो है पुलिस की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि एक भी घटना ना हो, हाँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे विश्वास था, और मैं इस बात से खुश हुआ कि कम से कम हम लोगों ने, सभी ने, पूरी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर इस प्रकार का कार्य किया कि कुंभ मेला 2019 का इंसिडेंट फ्री रहा। अब आइए उस घटना पर, उस हाँ, स्टोरी पर जो आते मैं हैं, सुनना जो चाहती हूँ। सुनना चाहती हैं। एक्चुअली उस समय मैं एसएसपी लखनऊ था, और मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी थीं, वो मुझसे नाराज़ थीं, और नाराज़गी के कारण उन्होंने, उस समय एक साझा सरकार थी, हाँ सपा जी। और बसपा की सरकार थी, जो 1993 में आई थी, और मुझे पहले एसएसपी बुलंदशहर बनाया गया था। वहाँ पे एक महेंद्र फौजी का फौजी, इनकाउंटर का बहुत इनकाउंटर बहुत ही फेमस फेमस, उसके मामला ऊपर था। उस समय 2 लाख रुपए का इनाम और था। उस समय ये सब चीजें होना बहुत बड़ी बात थी बहुत सर। बड़ी बात थी। 2 लाख रुपए, हम तो 25,000 रुपए का भी इनाम नहीं घोषित करते थे, और उस समय उसको दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए के उसके सर पे इनाम था। और वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी राज्यों के द्वारा वांटेड था, और उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। और उसका एक चांस इनकाउंटर हुआ मैं जब एसएसपी बुलंदशहर था, और उसके कारण कुछ वर्ग जो है नाराज हो गया था, और उस नाराजगी के कारण मुझे मायावती जी ने और काशीराम जी ने कहा कि इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड, हाँ। मुलायम सिंह यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप काम करते रहिए। उसके बाद एक रात उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय मुझे एसएसपी लखनऊ आए हुए मुश्किल से 30 या 40 दिन हुए थे। मुझे अभी भी याद है, रात क्योंकि का वक्त उधर था। से आप लखनऊ आ गए, ये तो और बड़ी और पोस्टिंग हो गई। बहुत ये बड़ी तो इनाम पोस्टिंग हो गया आपके लिए। एग्जैक्टली, एंड हाँ जी। यही आपने सही कहा। हाँ। मायावती जी ने यही कहा कि ये तो आपने उसको इनाम इनाम दिया दे है। दिया। हाँ। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मैं आपको सस्पेंड तो नहीं करूंगा बिकॉज यू आर ए गुड ऑफिसर, लेकिन मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं करूंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात और थी। एक मुख्यमंत्री, वो भी छोटे मोटे नेताजी। नेताजी हाँ। नेताजी ने कहा कि यदि मैं आपको नहीं ट्रांसफ़र करूंगा तो मेरी सरकार गिर ये जाएगी। आपके काम का सम्मान था। एग्जैक्टली यही लगा मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ये आपका
आपका अधिकार है, आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैंने वैसे कोई गलती नहीं की और मेरा प्रशासन भी अच्छा चल रहा है, लेकिन आप जहाँ चाहें वो आप कर सकें। लेकिन उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी, मुझे अभी भी उनके प्रति सम्मान है कि उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरी एक बहुत इच्छा थी, चूँकि मैंने कुंभ मेले को 1989 में देखा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कुंभ मेले के लिए आप तलाश रहे हैं किसी पुलिस अधिकारी को, मुझे आप एसएसपी कुंभ मेला बना दीजिए। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुंभ मेले के लिए ये जाने के लिए, जबकि ये चुनौती भरा है, सबसे बड़ा सबसे चुनौती बड़ी चुनौती थी उस समय। तो उन्होंने तुरंत डीजीपी को फ़ोन किया और डीजीपी को कहा कि ओपी सिंह का ऑर्डर, आपको आपका एसएसपी कुंभ प्रारब्ध मेले। था। हाँ, मेरा प्रारब्ध था, आपका प्रारब्ध था। एग्जैक्टली। तो फिर इस तरह मैं एसएसपी कुंभ मेला बना। तो इस प्रकार की शुरुआत हुई, लेकिन भगवान की कृपा रही कि 1994-95 का कुंभ बहुत ही अच्छी तरीके से इंसिडेंट फ्री रहा, और 2019 का जब मैं पुलिस प्रमुख था, राज्य का पुलिस प्रमुख था, तब हुआ, तो ये भी बहुत इंसिडेंट मतलब शुरुआत आपको प्रभु ने वैसे दी और आपके रिटायरमेंट तक वो आप पे कृपा बनाए रखा। बिल्कुल। और एक और इंसिडेंट है जो ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, बताइए। पता नहीं आप इसके बारे में नहीं जानती होंगी कि जिस दिन मैं रिटायर कर रहा था, 31 जनवरी 2020 को मैं रिटायर कर रहा था, 31 जनवरी के पहले 30 जनवरी को शाम को फर्रुखाबाद में एक इंसिडेंट हुआ, और उस फर्रुखाबाद के इंसिडेंट, जो फर्रुखाबाद करीब लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर है, फर्रुखाबाद के एक गांव में एक सिरफिरा आदमी था जो फौजी था पहले, उसने 21 बच्चों को बंधक बना लिया। हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, ये घटना मैंने देखी जब मैं ये रिसर्च। पूरे टेलीविजन पे ये आया, और मुझे मालूम नहीं था। मैं दूसरे दिन रिटायर हो रहा आपके था, रिटायरमेंट से एक दिन पहले। ठीक एक दिन पहले, और 31 जनवरी को मैं रिटायर हो रहा था। उस दिन कोई काम नहीं था, उस दिन मेरा फेयरवेल परेड था सुबह, दोपहर में हैंडओवर टेकिंग ओवर था, और शाम को मुख्यमंत्री जी आते हैं जो चाय पे आते हैं, और उसके बाद मैं रिटायर कर जाता। 30 जनवरी को जब मैं शाम को अपने ऑफिस में बैठा अपने फाइलों को देख रहा था, तभी मैंने देखा टेलीविज़न पे कि फर्रुखाबाद में 21 बच्चों को बंधक बना लिया है। एक फौज से रहा हुआ व्यक्ति जो एक गांव में, वो पैरोल पे आया हुआ था, उसने कोई क्राइम किया था जिसके कारण वो जेल गया था, और उस पैरोल पे वो आया हुआ था गांव पे। उसने अपनी बच्ची के बर्थडे के बहाने उसने सबको बुलाया, और उसको अपने घर के बेसमेंट में 4-5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। जब बच्चों के माता पिता आए वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई मेरे बच्चे अभी तक वापस नहीं आए, तो उसने अंदर से फायरिंग किया, कंट्री मेड पिस्टल से फायरिंग किया। कोई हताहत नहीं हुआ। तब लोगों को मालूम हुआ कि अरे इसने तो बंधक बना रखा है। लिया। वो चूंकि मेंटल लेवल पे बहुत स्टेबल नहीं था, लोगों को ये मालूम नहीं हो पाया कि आफ्टर ऑल इसकी डिमांड क्या है। उसकी कोई डिमांड नहीं थी, और डिमांड थी भी तो बहुत वेग डिमांड थी। एसएसपी, डीएम, लोकल एमएलए सब वहाँ पहुँच गए, और सब लोग निगोशिएट करने लगे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। समय समय पर कंट्री मेड बम्स भी चलाता था। ये बात मैंने टेलीविज़न पे देखा, तो मैंने एसएसपी को तुरंत फ़ोन मिलाया। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि सर एक इस तरह की घटना हुई। तो मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहा कि सर मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि अपने लेवल पे मैं इसको निगोशिएट कर लूँगा और वो हो जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 घंटों से इस प्रकार की चल रही थी बात। तो मैंने कहा कि नहीं, देन आई विल हैव टू टेक ओवर। आई इमीडिएटली इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी से बात किया, और मैंने कहा कि कमांडो फोर्स हमें चाहिए जो इसको वो करे। लेकिन वहाँ से कमांडोज को आने में 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो फिर मैंने आपका वो अनुभव काम आया जो आपने इतने बड़े 3-4 डिपार्टमेंट को लीड किया, वो काम आपके आ काम आया। मैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में भी था जहाँ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी की बात होती है। तो फिर हमने अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक्टिवेट किया, और उसकी टीम मैंने भेजा, और बाद में रूम इंटरवेंशन से एक सरप्राइज मूव से उसको मारा गया, और सभी बच्चों को बंधक से छुड़ाया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री मुझसे कहते रहे कि डीजीपी साहब ये घटना बहुत ही सीरियस है, और यदि बच्चों को एक भी बच्चा अगर हताहत होता है या मारा जाता है, तो कल आप क्या बोलेंगे? आप फेयरवेल परेड पे क्या बोलेंगे? आप कल आज की घटना अगर अच्छी तरह से निपट गया तो आप हीरो होंगे, अंत भला तो सब भला नहीं, और अदरवाइज आप जीरो हो जाएंगे। आपकी सारी मेहनत 2.5 साल की, 2.25 साल की सारी मेहनत जो है बेकार जाएगी लास्ट डे के। आप सोचिए कि एक डीजीपी कल रिटायर कर रहा है,
और 21 बच्चे, और सबसे बड़ी चैलेंज जो थी, सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई बच्चा अगर वो चाहता तो एक दो बच्चे को मार भी हाँ, सकता जिस था। तरीके की उसकी मानसिक स्थिति थी। मानसिक स्थिति थी, वो मार भी सकता था। लेकिन भगवान की कृपा रही, हम लोग का स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन रहा इस तरह का, हम ऑर्केस्ट्रेट करते रहे लखनऊ से अपने ऑफिसर्स को कि किस प्रकार चलना है, आगे बढ़, एंड एक तरह से आंखों देखा हाल हमने किया। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही कि किस प्रकार हम मूव कर रहे हैं, रूम को इंटरवीन कर रहे हैं, किस प्रकार हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, सब चीज़ होता रहा। और अंत में जो है सारे बच्चे सुरक्षित बंधक से हटाए गए और ये ऑपरेशंस बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय 10 लाख रुपए की घोषणा की कि इनाम के तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को दिया जिन्होंने जाए, ऑपरेशन को जिन्होंने अंजाम इस दिया। ऑपरेशंस को लीड किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौती थी कि रिटायरमेंट के एक दिन पहले, आदमी तो रिटायरमेंट के 6 महीने पहले काम करना बंद कर देता है। आप पे प्रभु कृपा थी, उल्टा हो रहा था। उल्टा हो कि रहा आप था, वो जो तो आपको, और ऊपर से मुख्यमंत्री ये शब्द बोल दें कि आपके सारे काम जीरो हो जाएंगे जीरो हो अगर जाएंगे ये यदि फेल हो आपसे ये गया नहीं तो। होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी रही प्रोफेशनल लाइफ की, एक पुलिस कार्य में और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में। आप जिस तरीके के अधिकारी रहे हैं, चुनौती रहे हैं सबके लिए, लेकिन कोई चुनौती तो आपके लिए भी आई होगी। हाँ, चुनौतियाँ बहुत रही हैं, बहुत रही हैं। लेकिन कहीं-कहीं ऐसी पे चुनौती जो आपको आज भी लगता है कि उससे मैं निकल गया, लेकिन चुनौती तो बड़ी थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि लखनऊ में भी एक समय आया जब मैं डीजीपी बना, तो सीरियल क्राइम्स हो रहे थे वहाँ पे, उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया। बहुत से केसेस में कॉमनल एलिमेंट्स को हमें दबाना पड़ा, जैसे नागरिकता के एक्ट में भी हमें कई जगहों पे फायरिंग करनी पड़ी। वो बहुत टफ वो था। टफ था। एक हाँ। हमारे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ सिचुएशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, फिरोज़ाबाद है, कानपुर है, इन सब जगहों पर। तो ये ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे चैलेंजेस जो है ओवरवेल्म कर रहा था। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चुनौतियाँ थी, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चुनौतियाँ हर एक के पुलिस कार्य में होता है। और मेरे कार्यकाल में भी हुआ, एज डीजीपी हुआ, इवन एज एसएसपी वेरी मैनी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हुआ। तो ये पुलिस जो है ये एक तरह से थैंकलेस जॉब है। आप करते हैं काम और भूल जाते हैं। लोग अक्सर उन लोगों के लिए सोचते हैं जो पीड़ित हों, सब हों, लेकिन हम पुलिस को कभी, जैसे आम आदमी में देखें तो वो ये सोचते नहीं है कि ह्यूमन है, इनकी भी फैमिली है, इनका भी सब कुछ है। तो आपने अपनी बुक्स के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे करने को, ये पहले से आपका प्लान था कि आप लेखक पहले से ही थे कि मुझे लिखना ही है? नहीं, मुझे लिखने की आदत थी शुरू और से? मैं शुरू से ही थी। और अच्छा। मैं नोट्स बनाया करता आप था। टीचर थे ना? टीचर था थे मैं। ना? तो मैं नोट्स बनाया करता था, और अपने कार्यकाल के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो या कमांडेंट का हो, मैं उन सबों को नोट्स को तैयार रखता था और डायरी में मेंटेन करता था। और संभवतः वही डायरी मेरे काम में आई। और बाद में जब मैंने किताब रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया, आपको इतना समय आप निकालते थे कि आपको जर्नलिंग करनी है? छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता था। अच्छा। पूरा रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं लिखता था, लेकिन अच्छा। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते थे तो उसके ऑब्जर्वेशंस को मैं लिखता था, मैं मेंटेन करके रखता था, या पेपर कटिंग रखता था। अच्छा। ताकि पेपर कटिंग से लिखना नहीं पड़े, उनको हम रखें। तो मैंने एक एक विस्तार से विवरण दिया है लखीमपुर खीरी का, जहाँ सिख मिलिटेंसी जो है टॉप लेवल पे था 1992-93 में। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो तराई एरिया है, वो तराई क्षेत्र जो है सिख आतंकवाद से पूरा ग्रसित था। और उस समय जो भी तराई के डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे वो पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, नैनीताल हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, सीतापुर हो, इन सबों में सिख आतंकवाद बहुत बुरी तरह फैला हुआ था। आपको याद होगा कि पंजाब में 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और उसके बाद जो वहाँ से फ्लश आउट होने लगे लोग, तो बहुत से लोग, बहुत से आतंकवादी जो हैं शरण स्थली बना लिए थे यूपी के तराई को। और उनमें जो है कई इंसिडेंट्स होने लगे। पहले तो इंसिडेंट्स को बहुत सीरियसली नहीं देखा गया, लेकिन बाद में हुआ कि ये तो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, टेररिस्ट घटनाएं हैं। और मुझे याद है कि लखीमपुर खीरी ज्वाइन करने के ठीक कुछ दिन पहले 16 व्यक्तियों को टेररिस्ट ने मार दिया था। खालिस्तान के जितने भी टेररिस्ट थे, खालिस्तान मूवमेंट के। आप जहाँ गए वहाँ चुनौतियाँ आपको मिली? चुनौतियाँ रहीं। और बाद में
पौने 2 साल के आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट कार्यकाल में लिखवा के आए होंगे कि मैं जहाँ जाऊँ नहीं, चुनौती मुझे मिले। नहीं नहीं, चुनौती से तो एक नाता रहता ही हाँ है पुलिस जी, अधिकारी का, हाँ। और उसको चुनौती नहीं एक आपके चैलेंज के साथ रूप ज्यादा में रहा। हमारे साथ ज़्यादा ज्यादा रहा। रहा। और भगवान की कृपा रही और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रहा कि हमें उन चुनौतियों का बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से, पेशेंटली डायलॉग करते हुए, डेमोक्रेटिक तरीके से, अपने स्टाइल से उसको वो करना है। तो मैं समझता हूँ ये पुलिस अधिकारी की एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, और उसका ये किस प्रकार आप स्टेबल रहते हैं अपने लाइफ में, सबसे और बड़ा किस ये प्रकार बात। थिंकिंग आपका वो विचलित रहता नहीं है, होते। विचलित नहीं होते, हाँ। और किस प्रकार आप इंटरकनेक्टेड रहते हैं अपने अधिकारियों के साथ, अपने जवानों के साथ, उनसे एक मैं तो हमेशा समझता हूँ कि यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, और यही लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। यही टफ होता है, क्योंकि जैसे आपके समय पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, अगर हम शुरू की दौर की बात करें, जी। लोगों का कनेक्ट होना और साधना संपर्क बहुत टफ होता था। अब तो अब तो ऑनलाइन आपको सब चीज़ मिल जाता है, उस समय ट्वीट कर दीजिए। इन्फॉर्मेशंस मिलना भी बहुत दिक्कत होती थी। यही कारण है कि यू यूज्ड टू, आपको मोटिवेट करना पड़ता था दूसरों को सूचना लेने के लिए। तो अब ये स्थिति नहीं है, आप तो वेरियस ओपन ट्रैक कर सोर्सेज लीजिए। है, बहुत हाँ सारे जी। सोर्सेज हैं जहाँ से आप इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के और बारे में, आपने अपने सोशल मीडिया पे काम भी बहुत किया। काफ़ी काम किया मैंने जो सोशल हाँ, मीडिया को पुलिसिंग के रूप में मैंने बहुत हाँ, उसको टूल यूज़ को, किया, बहुत हाँ, प्रयोग किया उसको। हाँ, और मैंने उस पर लेख भी लिखा कि हाउ टू कंडक्ट इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को बहुत ही प्रभावी बनाया। मैंने अपने समय में पूरे जनपदों में सोशल मीडिया सेल्स को बनाया, और उन सेल्स के माध्यम से हमें मिलता रहा ट्वीट की प्रणाली, और सोशल मीडिया पर जो पुलिसिंग का जो इंफॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई कंडक्टेड। बहुत सारे क्रिमिनल्स की बात होती है, खासकर जब पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी सामने बैठा हो तो लोगों को 3-4 नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश संभालना, उत्तर प्रदेश अपने, और आप बिहार से आते हैं, जी जी। मतलब चुनौतियों में पैदा हुआ व्यक्ति, हाँ। और एक बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य में पहुंच करके लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। जैसे अभी जितने भी अधिकारी आते हैं, लोग पूछते हैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे के सारे चीजें आपने भी सामना किया होगा। देखिए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये तो बहुत ही फेमस नाम थे हाँ जी। माफियाओं में। हाँ। उसके अलावा भी बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे जो मेरठ में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों आपका में जो फौजी वाला ऑपरेट। कांड था, वो तो फौजी वाला बहुत, तो था, फौजी हाँ, वाला तो बहुत पुराना था, लेकिन हमारे कार्यकाल में भी बहुत सारे थे। कोई सरिया माफिया है, हाँ, कोई ऐसे ही नाम भूमि होते। माफिया है, हाँ। कोई ये माफिया है। मुख्तार अंसारी उस समय, हमारे समय में पंजाब में चला गया था वो एक उसमें, और हम लोगों ने पंजाब के मुख्य सचिव को, वहाँ की सरकार को कई पत्र लिखे कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, उनके केस यहाँ चल रहे हैं। अंततोगत्वा वो ट्रांसफ़र हुआ, और फिर उसकी मौत हो गई, और उसे कन्विक्शन भी हुआ। अतीक अहमद भी उसी तरह था। मेरे समय में अतीक अहमद जेल में था, मेरे कार्यकाल के पहले ही उसे जेल भेज दिया गया था। आप इलाहाबाद में रहे भी सर। इलाहाबाद में मैं रहा, और इलाहाबाद में मेरा पहला सामना अतीक अहमद से हुआ था, जब वो अतीक अहमद ने पहला इलेक्शन लड़ा था 1989 में, और उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर को गाली दे दिया टेलीफोन पे। उस समय तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो उसने लैंडलाइन फ़ोन पे उसने एसएचओ से बात करने की कोशिश की। एसएचओ पेट्रोलिंग पे थे, और उन्हें लगा ऐसा, अतीक अहमद को ऐसा लगा कि जैसे ये झूठ बोल रहा हो, और उसने बहुत माँ बहन की गाली उसको हाँ। दी। और वो सब इंस्पेक्टर इतना दुखी हुआ, और उसने मुझको टेलीफोन से बताया कि सर, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था कि मुझको अतीक अहमद विधायक, जो नए नए विधायक हुए हैं, उन्होंने मुझको बहुत गाली दी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और उसको हम अरेस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और अरेस्ट करने के लिए मैं स्वयं गया। उस समय मैं एसपी सिटी था इलाहाबाद में, और मैंने एक सर्किल ऑफिसर को भी कहा, मेरे पास फोर्स की बहुत कमी थी। क्या मतलब उस समय इतनी हिम्मत, क्योंकि बहुत टफ था। लेकिन उस समय अतीक अहमद बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं बना था, वो पेटी क्रिमिनल था। हालांकि वो विधायक बन चुका था, लेकिन बहुत पेटी क्रिमिनल था, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के। हीनियस क्रिमिनल हाँ, मतलब उस तरह का वो माफिया नहीं था, नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं था। नहीं था। उस समय उसकी शुरुआत हो रही थी, और जब मैं गया तो मुझको फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रोक दिया गया। यही मेरा अगला सवाल था। आप मेरे अगले सवाल का उत्तर भी पहले उत्तर में दे देते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि प्रेशर तो आता है, प्रेशर आता है, प्रेशर आता कैसे है। डील करते अगर हैं? कोई कहे कि प्रेशर नहीं है तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे एक छोटा मोटा क्रिमिनल पकड़ा गया किसी थाने में या किसी जनपद में,
उसको छुड़वाने के लिए जो प्रेशर होता है वो भी छोटे वहाँ के विधायक का होता है या वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब ये आपके प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रेशर को किस कैसे प्रकार हैंडल टैकल करते हैं। करें। योगी आदित्यनाथ जी में एक सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का नहीं किया। अच्छा। कभी मुझे ये नहीं कहा कि अगर कोई सही काम के लिए कहता है तो मैं उसको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानता हूँ। अगर किसी विधायक ने कहा कि डीजीपी साहब या एसपी साहब देखिए ये जो है मेरा आदमी पकड़ा गया है लेकिन ये निर्दोष है, इसको पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया है, आप इसको कृपया देखिए। और अगर कोई इंक्वायरी से आता है कि नहीं पुलिस ने हाई हैंडेडनेस किया है और उसको गलत लाया है, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है डेमोक्रेसी में कि वो अपनी बात को कन्वे करे। पॉलिटिकल प्रेशर तब होता है जब आप नाहक किसी को छुड़वाने की कोशिश करते हैं जबकि वो दोषी है या वो उसने कोई गलत crime किया काम। है और कोई गलत काम किया हो, उसको मैं पॉलिटिकल प्रेशर मानता हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर होना या इस प्रकार का प्रेशर होना डेमोक्रेसी में ज़रूर है, ज़रूरत है इसकी और होता है। यू कैनॉट से कि पुलिसिंग के केवल पुलिस ऑफिसर्स ही केवल पुलिसिंग कर सकते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। पीयर प्रेशर ग्रुप। पीयर प्रेशर ग्रुप्स बहुत सारे लोग हैं। और यदि आपको कोई इस प्रकार की बातों की जानकारी देता है, सूचना देता है और अगर सचमुच में कोई गलत काम हमारे सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं तो उसमें उनका अधिकार बनता है और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको देखें, तुरंत देखें, करेक्ट करें उसको और माफ़ी मांगें। मुझे याद है एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। सिद्धार्थ नगर में एक छोटी सी घटना हुई, दो साइकिलों में टकराव हुआ। साइकिल अच्छा। जो चला रहे थे उसमें टकराव हुआ और दोनों आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ने लगे और इसी बीच एक पुलिसकर्मी आ गया और उसने एक व्यक्ति को, जो एक पुलिसकर्मी एक साइकिल वाला था, उसको बहुत बेरहमी से मारा। पुलिस वाले ने बहुत ही बेरहमी से मारा। और इसका जो सबसे बेकार पार्ट था वो ये था कि जिसको मारा वो शरीर से बहुत सक्षम नहीं था, ही वॉज हैंडीकैप्ड। और उसका एक 5 साल का बच्चा वहीं पे खड़ा था, देख रहा था। तो ये बात मुझे पेपर में पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई। मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि मैंने इसको तुरंत सीरियसली लिया। मैंने वहाँ के एसपी को कहा कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई है, तो उसने कहा कि हाँ सर ये गलती हुई है और उसने बहुत बेरहमी से। मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ जो दुखदाई चीज़ है वो कि उस 5 वर्ष के बच्चे के मानसिक प्रभाव कैसा पड़ा होगा। वो पूरी जिंदगी तक वो पुलिस का दुश्मन होगा। हाँ, और ऐसे ही होते हैं। और ऐसे ही होते हैं। तो हमने एक दुश्मन को पैदा किया है और तुमने अगर उसको सस्पेंड भी कर दिया है, उस हेड कांस्टेबल को या कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर को, तो उस सस्पेंशन से कुछ नहीं होना, मेरा हर्जाई नहीं पूरा होगा। आप जाएंगे और उस व्यक्ति से माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांगकर किसी भी प्रकार को उनसे माफ़ी मांग कर कहिए कि पुलिस से गलती हुई है। हालांकि माफ़ी भी जो है वो नहीं होगा और मैंने इंश्योर किया कि एसपी जो है वो माफ़ी मांगे उस व्यक्ति से, उसके घर जाकर। ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए जिसमें आप समझें कि कोई भी व्यक्ति, गलतियां होती हैं, पुलिसकर्मियों से भी गलतियां होती हैं और होती हैं, बहुत होती हैं, बहुत सारे मानवीय दृष्टिकोण। और आप यू कैनॉट बी परफेक्ट एज ए पुलिस ऑफिसर एंड यू कैनॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। आप 24-25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में जहां 1600 पुलिस स्टेशन हों और जहां 3.5 लाख पुलिसकर्मी हैं, जिसमें बदमाश भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। आप सभी की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाउ क्विकली एंड हाउ प्रोफेशनली, हाउ सेंसिटिवली वी डू इट, वी ट्राई टू करेक्ट इट, दैट इज समथिंग वी मस्ट लर्न एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। सर, उत्तर प्रदेश में अगर हम हादसों की बात करें, ये तो अपने आप में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पूरा रिप्रेजेंटेटिव है, बड़ी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती हैं। अगर हम कांड की बात करते हैं तो गेस्ट हाउस कांड भी वहाँ पे बहुत आता है, उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। और मैंने ये सोचा भी था कि मैं, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर भी रहे हैं, कि एक ऑनेस्ट तस्वीर बताइए कि वो गेस्ट हाउस कांड में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि पुलिस के फेलियर को बताया गया कि पुलिस फेलियर हो गई वहाँ पे। देखिए, स्टेट गेस्ट हाउस की घटना जो है वो निसंदेह शर्मनाक है और उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलतियां की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो पक्ष था वो मैं प्योरली अपने प्रोफेशनल रूप से देखता हूँ कि मुझे वहाँ उसी दिन पोस्ट किया गया। उस समय की सरकार के द्वारा मुझे एसएसपी लखनऊ बनाया गया, दूसरी बार एसएसपी लखनऊ बनाया गया
और सेम डे की घटना है। 2 जून 1995 को मैंने वहाँ ये पे, तय है आपके आगे चुनौती है। हाँ, और उसके बाद उसके 4 घंटे के बाद 3-4 घंटे के बाद ये घटना हुई, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और मैंने 12:30 बजे दिन में मैंने एज एसएसपी लखनऊ चार्ज लिया। उसके कुछ घंटे के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलने गया, और जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो लखनऊ के थे उनके साथ बैठा हुआ था, तभी हम लोगों को सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में गुंडई हो रही है, अराजकता फैल गई है। इतने बड़े उस पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों साथ साथ वहाँ गए, और साथ साथ जाकर हमने, हमारे सामने एक विधायक को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, हम लोगों ने उसको रोका, लाठी चार्ज किया और सारी व्यवस्था को ऑर्डरली वे में रखा। मेरे सामने जो घटना हुई वो ये हुई, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई, और उस पूरे प्रकरण में किसी को सजा नहीं मिली, केवल मुझे मिली। हाँ, इसलिए मेरा प्रश्न आपसे कि आप ऑनेस्ट तस्वीर बताएंगे। तो ऑनेस्ट तस्वीर यही है कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मालिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। राइट। यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी दोनों साथ साथ गए, और दोनों ने संयुक्त रूप से, कलेक्टिव वे में दोनों ने एक्शन लिया, और उस एक्शन कार्रवाई एक पे हुई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, और फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे वहाँ ऑफिसर्स थे, चाहे वो एसपी सिटी हों, एडीएम सिटी हों, सिटी मैजिस्ट्रेट हों, सर्किल ऑफिसर्स हों, उन सबों ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि एसएसपी की भूमिका संदिग्ध थी। सभी लोगों ने एसएसपी की तारीफ की, मेरे भूमिका की तारीफ की, कि जो उस रिसोर्सेज में, जो उस सिचुएशन में किया जा सकता था, वो किया हम लोगों ने। हम लोगों ने लाठी चार्ज किया, विधायक को छुड़वाया, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ऑर्डर को मेंटेन किया। रातों भर वहाँ पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे, मेंटेन किया। मायावती जी की सुरक्षा की, उनके कमरे के बाहर जो है पुलिसकर्मी लगे रहे, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं हुआ जब से हम लोग आए। और उसके बावजूद, क्या सर सच में मारपीट हुई थी? मारपीट हुई थी, मारपीट बिल्कुल हुई थी, लेकिन मारपीट हुई उसके पहले, जब हम लोग नहीं थे। उस प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर इंक्वायरी हुई, फिर रमेश चंद्रा कमेटी की जो कमीशन बैठा, उस कमीशन में भी हम लोगों ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन किसी भी बयान में किसी भी पुलिसकर्मी के या मैजिस्ट्रेट के बयान में मेरे खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कैसे समझूं कि वो है? तो यही प्रश्न हुआ, और यही कारण है कि जब सरकार गिर गई तो उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने तुरंत मुझको रीइंस्टेट किया। मैं 2.5-3 महीने सस्पेंड रहा, और फिर उसके बाद मैं एसएसपी मुरादाबाद बना। तो लोगों ने इस बात को देखा, और फिर कल्याण सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस मुकदमे को वापस लिया। तो एक जो पूरी जो स्थिति थी, जो एक दृश्य था, उस दृश्य में हमें टारगेट करके, क्योंकि वो महेंद्र फौजी की बात थी, हाँ, और एक और ये बहुत पुराना चला आ रहा था। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि एकदम एक अधिकारी पहले दिन आए और उसके साथ ऐसा हो जाए, और सिर्फ उसी को पनिशमेंट मिले, उसी को सिर्फ पनिशमेंट। इसलिए सवाल मेरे लिए आपके था कि जितना अच्छा और साफ आप बता सकते हैं, क्योंकि लोगों में ये भी बहुत था कि मारपीट हुई, पुलिस खड़ी हुई थी, आपने क्लियर कर दिया। उससे पहले जो हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये है, आपने सबसे अनुशासित और सख्त मुख्यमंत्री के अंडर काम किया। बहुत आरोप भी लगते रहे, मुझे पता है उसको भी आप अच्छे से खारिज करेंगे, लेकिन आपने बोला कि बड़ी मेमोरी शार्प है योगी आदित्यनाथ की, ऐसा क्यों? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों है, लेकिन वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं। हाँ। एक तो यंग आदमी हैं, यंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और चूँकि वो योगी हैं इसलिए हो सकता है उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी, क्योंकि मैंने उनको देखा, बहुत करीब से देखा। मैं वही जानना चाहती हूँ जी, मैंने उनको बहुत करीब से देखा, और उस समय देखा जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय की स्थिति मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें प्रशासनिक क्षमता भी है, याददाश्त भी काफ़ी है, और एक एक चीज़ों को वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जैसे कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था पे वो बहुत अंदर तक जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझसे दोपहर में एक इंसिडेंट के बारे में पूछा, जो 4,000 रुपये की घटना हुई थी, चोरी नहीं, लूट हुई थी। तो किसी जनपद में, शायद वो फर्रुखाबाद था या कोई जनपद था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो अपने डीजीपी से तुरंत बात करता है और पूछता है कि ये 4,000 रुपये की लूट क्यों हुई।
तो दैट मीन्स ही इज सीरियस अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने चेन ऑफ कमांड को बहुत ही सशक्त बना रखा था। वो केवल डीजीपी से बात करते थे और डीजीपी से ही प्रश्न करते थे और उसका उत्तर जानने की कोशिश सिस्टम करते फॉलो थे। एक सिंगल विंडो सिस्टम था, एक follow। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक चेन ऑफ कमांड होता है वो था उनके पास। और यही कारण है कि डीजीपी भी आंसरेबल था उनके लिए। मुझे याद है कि कोई भी बात होती थी तो मुझे अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था, मुझे अपने आप को एक अलर्ट रूप में रखना पड़ता था और सभी चीज़ों की जानकारी मुझे रखनी पड़ती थी कि 75 जिले, इतना बड़ा प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी। आप इमेजिन कीजिए कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पर्सन है, सबसे ज़्यादा जिसको काम रहता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उसके जैसा हाईली टैक्स पर्सन नहीं होगा, क्योंकि उसे इतने बड़े साम्राज्य को देखना पड़ता है और सभी जो चीज़ कि को देखना, जबकि इतना सेंसिटिव जोन है, जो कि इतना सेंसिटिव है, जहाँ कॉम्युनल हिस्ट्री हिस्ट्री का इतिहास है। हाँ, इतिहास है पॉलिटिकल उसमें। पार्टीज इतनी पॉलिटिकल स्ट्रांग है। पार्टीज इतनी स्ट्रांग हैं और ये तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि एक तरह से डीजीपी उत्तर प्रदेश का ऑफिस जो है एक वॉकिंग ऑफिस है। हमेशा वो ऑफिस में रहता है, हमेशा उसका ऑफिस जो है मोबाइल रहता है, चाहे वो ऑफिस में हो, फील्ड में हो, मुख्यमंत्री के पास हो, कहीं पे भी हो। तो इस प्रकार मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ एक कुशल प्रशासक हैं और उनकी क्षमता जो है बहुत ही बारीकी से देखने की, और यही कारण है कि पिछले 9 वर्षों में, पिछले 8-9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो मैं समझता हूँ और एक मैसेज है, एक मैसेज है। और मैंने देखा कि वो डीजीपी की बात भी सुनते हैं, पुलिस के प्रति वो चैतन्य हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने उनको कहा कि प्रशिक्षण में हमें रिसोर्सेज की कमी है, बजट की कमी है, उन्होंने मेरे कहने पे 2019 में 6,500 करोड़ का बजट बढ़ा दिया। और आप लेके भी गए थे उन्हें वहां पर। लेके भी गया था मैं। हाँ जी। 18,000 करोड़ का पुलिस बजट है। मेरे पूरे प्रपोजल्स के बाद में उन्होंने 24,500, 24,500 करोड़ का बजट उन्होंने पुलिस को दिया। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने पुलिस के लिए किया है शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो। तो मैं समझता हूँ कि उनमें एक फोरसाइटेडनेस है, लीडरशिप है, और जितना प्रायोरिटी से वो फोन उठाना और वो एक्टिव हो जाना और खुद करना, मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं उनको समझता हूँ कि एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और एक चीज ये भी मुझे बता दीजिए कि डिनर के बाद भी रेडी रहना चाहिए डीजीपी को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। कितनी बार डिनर के बाद आप मिलते रहे और ऐसा क्या होता था, मतलब कभी भी पूछ लेते थे कि क्या है? वो इस मामले में बहुत संजीदा थे और हैं भी वो, क्योंकि उन्होंने आपको तो बहुत बार बुलाया। और आपने सही कहा कि डिनर के तुरंत बाद, अब तो शायद नॉर्मल वो एक्टिविटी हो गई है, लेकिन उस समय जो है शुरुआत का है। डिनर के बाद बुलाना और इस प्रकार करना। मुझे याद है एक बार वो गोरखपुर गए हुए थे और मैंने कुछ अधिकारियों को खाने पे बुलाया था अपने सरकारी आवास में, डीजीपी आवास में, और ऐसा हुआ कि उनका प्रोग्राम प्रीपोन हो गया। वो गोरखपुर से लखनऊ आ गए। जो उन्हें दूसरे दिन आना था वो उसी दिन रात में आ गए, शाम को आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मुझसे मिलने का कहा कि डीजीपी को बुलाओ। तो मैंने उनके ओएसडी को कहा कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं खाने पे, मैंने उनको बुलाया है, तो जैसे ही ये डिनर ख़त्म होता है तो मैं आता हूँ। तो उनका 3 बार फ़ोन आया कि डिनर अभी तक ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, डिनर अभी तक ख़त्म हुआ कि नहीं। सो दैट मीन्स ही वाज सो सेंसिटिव एंड ही वाज सो फॉलो अप करते थे कि भाई हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो करनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, सभी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं और केवल पुलिस की बातों की नहीं, डेवलपमेंट में भी वो उतने परिपक्व हैं, डेवलपमेंट में भी उतने ही चिंतित हैं। यही कारण है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जहाँ 9th और 10th रैंक था उत्तर प्रदेश का, हमारे समय में 2019 में वो 3rd पे आ गया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर वहां पर कोई आना भी नहीं चाहता था। तो किस प्रकार हम अश्योर करें इंडस्ट्रियलिस्ट को। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि लोग पुलिस की बात सुनना चाहेंगे। लॉलेसनेस जो है वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप अगर
एड्रेस करेंगे उनको तो उनको एक अलग से विश्वास होगा। और कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उद्योगपतियों के साथ मेरा नोएडा में मीटिंग हुई। मैं उनको अश्योर करता था कि कोई भी किसी प्रकार की माफिया का गुंडई नहीं होगी और यहाँ आप का सब वो बदल करें। गया, यहाँ भी सब बदल यहाँ भी गया। सब बदल गया। हाँ। और उस समय पुलिस कमिश्नरेट नहीं हुआ था, उस समय एसएसपी का वो था। वो तो आपकी मैं जिद है, वो तो आपकी जिद थी, आप पूरा होमवर्क करके गए और आपने बताया कि ये चीजें फायदेमंद है, उसका परिणाम अब हम देख रहे अब हैं। हम देख रहे हैं, बिल्कुल। आप गया से आते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बिरला इंसान होगा जो गया नहीं जानता और गया नहीं जाना चाहता। जी आप जाते हैं? बिल्कुल, मैं जाता हूँ। मेरी पैतृक संपत्ति वहाँ आपने है। अपने गांव को क्या लौटाया? मैंने अपने गांव को बहुत कुछ लौटाया। मैंने वहाँ उन लड़कों को मैंने बहुत चाहा, मोटिवेट किया, और उसमें बहुत से लोग पुलिस में भर्ती हुए। अच्छा। वो अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, कुछ तो यूपी पुलिस में भी हैं, कुछ सीआरपीएफ में हैं, कुछ बीएसएफ में हैं, उन सबों में वो नौकरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों को प्रोत्साहित कर पाया, मोटिवेट कर पाया, उनको बता पाया कि पुलिस की नौकरी इस प्रकार है, किस प्रकार तैयारी की जानी चाहिए। मुझे याद है मेरे जाने पे पहले, जब मैं 15-20 साल पहले जब जाता था, तो मैं उन लोगों को दौड़ाता था, सुबह सुबह उनके साथ दौड़ता था और दौड़ाता था उनको कि इस प्रकार नहीं होगा, आपकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने समझा कि हमारा गांव भी बहुत गरीब है, तो मैंने कहा कि ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा, एक हमारा समाज के प्रति जो होना चाहिए, हमें भी देने की ज़रूरत है, और अब तो और भी देने की ज़रूरत है। तो हम हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें समाज को किस प्रकार लौटाना है। सर, करीब 37 साल बहुत होता है, एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यूनिफॉर्म पहनी आपने जी। और वो यूनिफॉर्म कहते हैं कि एक आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। अब उसे नहीं पहनते हैं, आप मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करता हूँ, बिल्कुल मिस करता हूँ। वर्दी को मैं हृदय से अपने पास रखता हूँ। और जब देखते मैंने हैं अभी भी? देखते हैं। अच्छा। मेरे पास अभी भी यूनिफॉर्म है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्दी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे ख़राब अधिकारी हैं, जो एक बास्केट में सेव है, कुछ सेव तो गंदे होते ही हैं। तो उनके कारण हमारा महकमा, अदरवाइज़ अगर आप देखें तो पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही अच्छा विभाग है। जो जिस प्रकार का कार्य हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं पूरे देश में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। मैंने शायद आपको एक स्टोरी बता दूं तो और भी अच्छा लगेगा। ये हमारे समय की बात है कि सहारनपुर में एक पीआरवी में, पुलिस रिस्पांस व्हीकल में, एक हेड कांस्टेबल तोमर नाम का था, वो वहाँ नियुक्त था। हाँ जी। और पीआरवी को, जैसे मैंने कहा कि हमने रिस्पांस टाइम को कम कर दिया था, तो उसे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति को चाकू से मारकर घामला कर दिया गया है। तो उसे तुरंत वहाँ पहुँचना था, कंट्रोल रूम से 112 से उसको सूचना मिली। और जब वो पीआरवी लेकर वहाँ जा रहा था, तभी उसी वक्त उसको मोबाइल पे उसको घर से सूचना मिली कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। अच्छा। यंग बेटी की डेथ हो गई है। अब आप सोच सकती हैं कि जिस व्यक्ति की बेटी की डेथ हुई हो और उसे तुरंत एक जो घायल व्यक्ति है उसके पास जाना है और उसे अटेंड करते हुए उसे हॉस्पिटल लाना है। दो चीज़ें थी। तोमर ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि मेरी बेटी की तो डेथ हो चुकी है, अब उसको मैं जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति घायल है उसको तो कम से कम मैं जिंदा कर सकता हूँ, जिंदा रख सकता हूँ, जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उसने जो है वो घायल व्यक्ति के पास गया, उसको लेके हॉस्पिटल गया। और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो हमारा सर जो है ऊपर उठ गया। हमने कहा कि पुलिस विभाग में इस प्रकार के भी लोग हैं, तोमर की तरह लोग हैं, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखते हैं। और ऐसे में ऐसा सोच लेना। तो मैंने उसको फेलिसिटेट किया। मैंने उसको सोचा कि ये तो सबसे बड़ा अधिकारी है। सबसे बड़ा अधिकारी अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से है। तो हमारे यहाँ पुलिस विभाग में इस तरह के भी लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो समझते हैं कि ड्यूटी हमारे लिए भगवान है। जब हम हमेशा सोचते हैं कि वर्शिप इज़ गॉड, बट गॉड इज़ नॉट ऑलवेज वर्शिप।
राइट। आपको हमेशा जो है वर्क को हमेशा वर्शिप की तरह समझना चाहिए। केवल प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, उसमें आपके समर्पण, एफर्ट्स एफर्ट्स होने चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। आपको पढ़ने लिखने का इतना शौक रहा है, आपने 3 किताबें लिखी हैं, थ्रू माई आईज, कोई और भी प्लान है नई किताब लाने का? अब देखेंगे, अभी आप अभी ऐसे कोई सोचा सस्पेंस नहीं मत कीजिए आप। नहीं, अभी कोई सोचा नहीं है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ। मेरे आर्टिकल्स नेशनल डेलीज में आते हैं, पुलिस के ऊपर या अन्य चीज़ों पर, एनेक्डोट्स पर। अगर वैसा होगा तो मैं डेफिनेटली लिखूंगा। अभी तो 3 या 4 किताब, एक मैंने नेपाल अर्थक्वेक पे भी लिखा है। हाँ, आपका बहुत बढ़िया उसमें उसमें रहा भूमिका है रही। जी। उस समय मैं डीजी एनडीआरएफ था, हाँ। और मैं नेपाल इंडियन टीम को लीड किया था, और वहाँ पे भूकंप में मैंने काम किया था। उसके ऊपर भी मैंने एक किताब आपके बारे में अगर पूछा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कहते हैं ना प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना, सेकेंडरी नहीं, तो आपके प्राइमरी डेटा इकट्ठे में ये आए थे कि हम सर के साथ वहां गए थे, वहां गए थे, उनके साथ रहना है ना, तो सुबह जल्दी उठ के अनुशासन में काम करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है। नहीं नहीं, ऐसा है। तो आपका फीडबैक ऐसा ही हमको मिला। मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं क्योंकि मन के सवाल हैं। जी मेरा इस पॉडकास्ट का आपसे आखिरी सवाल है। जी। जब आपका रिटायरमेंट वाला दिन था, वो बहुत बड़ा दिन होता है, उसकी बहुत अलग तैयारियां होती है, एक अलग मूड भी होता है। कुछ लोग लिख के जाते हैं, कुछ लोगों के बारे में कुछ लोग लिख जाते हैं। आपके बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी। हाँ। उन्होंने विजिटर्स बुक पे हाँ जी। मेरे बारे में करीब हाफ अ पेज लिखा, और उन्होंने लिखा कि इनकी बहुत ही सेवा काल जो है उत्कृष्ट दर्जे की थी, और इन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। उसमें उन्होंने कुंभ 2019 का भी जिक्र किया, और नागरिकता कानून के समय में जो बहुत चुनौतियां थी उसमें तो आप उसके बारे सोशल में मीडिया किया। पे भी बहुत एक्टिव थे। जी। तो उन्होंने पूरे आधे पेज में अपने डीजीपी को, खासकर मेरे बारे में उन्होंने बहुत लिखा, और मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में एक अच्छी ओपिनियन बनाई और अच्छी ओपिनियन रखी। तो उनके उद्गार जो हैं वो मैंने उसको कॉपी किया है, उसको मैंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा इनाम है। एक पॉलिटिकल मास्टर को इस प्रकार लिखा, वो लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी अधिकारी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने कुंभ मेले के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया। वो तो खैर एक नॉर्मल है, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त इस प्रकार की बातें लिखना, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी हमेशा चीज़ रह है। जाता वो है। हमेशा रहेगा मेरे वो पास। आपके लिए मेडल है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस पूरे पॉडकास्ट में से 2 चीज़ें उठाऊंगी। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले जब इंसान चीज़ों को समेटता है, अपनी यादों को समेटता है और अपने घर जाने की तैयारी करता है, उससे एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है, और वो ये कहते हैं कि इतनी अच्छी सर्विस की है, और अगर आज इस चुनौती में फेल हो गए तो तुम्हारे सारे कामों पर एक दाग लगेगा, और शायद ये दाग अपनी सर्विस में कचोटेगा कहीं ना कहीं। और जब वो व्यक्ति रिटायर होता है, तब आधा पेज पर वो ही मुख्यमंत्री लिखते हैं, शानदार अधिकारी था, ईमानदार अधिकारी था, हर चुनौती को स्वीकार किया, और जिस कुंभ को उन्होंने कृपा समझा, उस कुंभ का वर्णन भी उसमें 2-3 लाइनों में लिखा गया कि कुंभ को शानदार तरीके से कामयाब किया। इसको कहते हैं नौकरी करना, और इसको कहते हैं रिटायर होना।